बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप उन कुछ स्मार्ट स्टूडेंट से हो जो आप तैयारी कर रहे हो एकदम स्मार्ट तरीके से। काफ़ी बच्चे तो यही देखते रहते हैं कि गेस्ट पेपर कब आएगा, फिर सीरीज़ को उठाते हैं, उनमें समझ में नहीं आता कि क्या आपके सामने क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आए। लेकिन आप पढ़ते हो एकदम सरल भाषा में, तो आपका पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित ये कंप्लीट कैसा वीडियो है, वन शॉट वीडियो है। इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, चारों आपकी यूनिट रिवाइज हो जाएंगी। पीडीएफ आपको जो इसकी सिंपल भाषा में एकदम मैंने बना रखी है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ये आपके सामने समझ लो पास होने का एकमात्र जरिया है। वो क्या है? यूनिवर्सिटी चैंपियन जो यूट्यूब चैनल पे जो मास्टर क्लास होती है, यहीं से बच्चे पढ़कर पास होते हैं। और जो मैं पर्सन कराता हूँ वहाँ से 80% से ज़्यादा पर्सन हुबहू देखने को मिलते हैं हमारी पीडीएफ से और हमारे मास्टर क्लास से। तो चलो पूरा वीडियो एंजॉय करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा आपको वीडियो। यही तैयारी करते हैं, फिर हम कोई प्रोडक्ट या फिर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला लिंक दे रखा है, यहाँ से जाकर आप खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वायुमंडल होता क्या है? देखो, वायुमंडल क्या होता है आप बताओ। आसपास के जो वातावरण में आप रहते हो, जो हवा वाला वातावरण है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, वही वायुमंडल है। तो वायुमंडल में वास्तविकता में होता क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की जो परत होती हैं, उसी को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। आप शब्द से चीज़ों को समझा करो, वायु प्लस मंडल, तो ऐसा मंडल जो वायु से मिलकर बना हो, समझा? तो वायु मतलब गैसों से मिलकर बना हो। और ये क्या करता है? सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको संतुलन बनाता है, मतलब सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य की जो ताप आता है, उसको क्या संतुलन बनाता है। और जो हमारा जलवायु नियंत्रण है, जो हमारी जलवायु है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और आपके सामने पौधे रहते हैं, इसको नियंत्रण में रखकर हमारे जीवन को क्या करता है? जीवन को चलाने में सहायक होता है और रक्षा करता है हमारी। इसकी जो संरचना है, जो हमारी वायुमंडल की जो संरचना है, वो इसकी क्या बनाती है? पृथ्वी के वातावरण को बहुत ही खूब हमारे जीवन जीने लायक बनाती है। अगर वायुमंडल सही से कार्य नहीं करेगा, आपको पता है, तो क्या अपन जीवन जी सकते हैं? पृथ्वी पे अपन क्यों जीवन पाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिल पाता है अपने को समान मात्रा में। जो यहाँ का तापमान है वो भी निश्चित है। अब आप चंद्रमा पे चले जाओगे, रात के समय टेम्परेचर -100 डिग्री चला जाता है, दिन में टेम्परेचर आपके सामने 70-80 डिग्री चला जाता है। तो क्या आप ऐसा वहाँ पर जी सकते हो? कभी नहीं जी सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल स्थिर नहीं है, वहाँ का तापमान स्थिर नहीं है। वहाँ की अगर वायुमंडल स्थिर नहीं है तो जलवायु भी स्थिर नहीं रह पाती है। तो पृथ्वी की यही खूबसूरती है, हमारा जो वायुमंडल है स्थिर है, इसलिए हमारा जीवन है वो जीने में सहायक होता है। वायुमंडल के संगठन बताएं, मतलब वायुमंडल का संगठन का अर्थ होता है वायुमंडल के क्या क्या चीज़ों से वायुमंडल है वो मिलकर बना होता है। तो किस किस चीज़ से बनकर बना है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल में अगर कोई सी गैस पाई जाती है तो वो कौन सी पाई जाती है? आप सबको पता है, नाइट्रोजन गैस है वो पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? 78% है वो पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन कितनी पाई जाती है? 78% है, 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। समझ में आ गया? जीव जंतुओं के लिए कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन जो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो नाइट्रोजन है वो आपके सामने हमारे जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। समझ में आ गया? खास करके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अगले वाले बात करें आपके सामने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी देखने को मिलती है? 21% है वो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है। और आप सबको पता होगा, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता ऑक्सीजन का क्या कार्य होगा। हमारे जो श्वसन करने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए, दहन के लिए, मतलब जो अग्नि वगैरह को जलाने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन है उसका उपयोग में लिया जाता है। तो ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत हमारे वायुमंडल में देखने को मिलती है? 21% देखने को मिलती है। और इसका कार्य क्या होता है? ये हमारे श्वसन और दहन में इसका कार्य होता है। फिर अगली गैस आती है आर्गन गैस, 0.93% गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको आर्गन गैस का के बारे में? कितना? 0.93 है, उसके रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और ये जो शीशे वगैरह होते हैं इनके बीच में जो गैस डलती है वो आर्गन वगैरह ही होती है। आपके बाद में फिर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 0.03% आपको देखने को मिलती है। और ये ग्रीन हाउस गैस है। मतलब देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के लिए, खाना बनाने के लिए, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के संश्लेषण में काम आती है, उसको खाना बनाने के कार्य में आती है ना। और
साथ के साथ आपको एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी देखने को मिलती है। जो हमारी जो पृथ्वी है इसका तापमान नियंत्रण करने में ग्रीन हाउस गैसेज का क्या बहुत मुख्य महत्व होता है। समझना क्यों? पृथ्वी पे जो यूवी रेडिएशन है और जो विकिरण आते हैं वो पृथ्वी से आते हैं और टकराकर वापस चली जाती हैं। ये गैस उनको ट्रैप करने का कार्य करती हैं। तो पहले तो ये निश्चित मात्रा में थी, लेकिन अब जैसे ही क्या हुआ औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनकी मात्रा बढ़ने लग गई। इससे क्या हुआ, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो देखने को मिला, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला गया। अन्य गैसों की बात करें जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन व जल वाष्प है ये देखने को मिलती हैं। आप में से पता होगा हीलियम वगैरह जो गुब्बारा वगैरह में भरी जाती है। ओजोन जो होती है वो क्या करती है, यूवी रेडिएशन को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। और हाइड्रोजन और जल वाष्प है ये भी हमारे वातावरण के सबसे मुख्य हिस्सों में होती हैं। समझ में आ गया? अब इसकी आपका वायुमंडल की संरचनाएं किस किस प्रकार से होती है, मतलब कितने प्रकार की इसकी परतें हैं, कितने प्रकार की इसकी संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले इसकी जो परतों की बात करें, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है। अब क्षोभ मंडल क्या होता है, हम अब आप जहां पर जो रहते हो, समझ में आ गया, वो क्षोभ मंडल ही है। ये कितना किलोमीटर होता है? ये लगभग 12 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इसकी एवरेज जो पोलर होते जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सबसे इसका जो एवरेज है वो कितने किलोमीटर देखने को मिलता है आपको? लगभग 12 किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं आपको यहाँ पर ही क्षोभ मंडल के अंदर ही देखने को मिलती हैं। फिर बात करें आपके सामने समताप मंडल। समताप मतलब इसका समताप क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान समान रहता है। और आपको पता है जो क्षोभ मंडल होता है यहाँ पर क्या रहता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, समताप मंडल में आपके सामने टेम्परेचर है वो बढ़ता है। और इसका इसका क्या कार्य करता है, ये 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। और इसमें ओजोन परत होती है। तो यहाँ पर आपको ओजोन परत जो 22 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन परत है वो देखने को मिलती है। और ये हानिकारकों से, जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाती हैं। जो आपके फाइटर जेट होते हैं ना वो भी यहीं पर उड़ते हैं लगभग। अगले वाला मध्यम मंडल, तो 50 से 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती हैं। और जैसा इसका नाम है मीजो, है ना, जो मतलब ये जो आपके सामने जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना वो यहीं पर आके जलते हैं। आपने कहते वो टूटता हुआ तारा आपने बचपन में देखा होगा, तो वो टूटते हुए तारे कहाँ पर टूटते हैं, तो वो आपके सामने वो मध्यम मंडल में आकर टूट जाते हैं। मतलब क्या होता है, बाहर से कोई उल्का का पिंड आ रहा है, कोई पत्थर का टुकड़ा आ रहा है, वो क्या ऊपर से आएगा तो इतना घर्षण हो जाता है वहाँ पर आकर उसमें अग्नि लग जाती है मध्यम मंडल के अंदर। फिर आपके सामने आयन मंडल आता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। इसका कितना 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो रेडियो तरंगे होती हैं आपके सामने, रेडियो तरंगे, टेलीविजन की तरंगे होती हैं, ये क्या यहाँ पर आयन्स प्रेजेंट होते हैं। आयन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से क्या होती है, ये जो विकिरणें जाती हैं इन आयनों से टकराती हैं और वापस टकराकर हमारी पृथ्वी की वापस आ जाती हैं। तो आपको जो रेडियो का संचारण, टीवी वगैरह से सेटल, जो आपका जो जहाँ से जो ट्रांसमिशन किया जाता है, समझ में आ गया आपको, जो विकिरणें जाती हैं उनको वापस टकराकर वापस आने में इनका बहुत अधिक योगदान रहता है। तो आयन मंडल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक है। फिर अगले की बात करें ब्रह्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, 400 किलोमीटर से ऊपर आपका कौन सा पाया जाता है, ब्रह्मंडल पाया जाता है। और धीरे धीरे कहाँ पर हो जाता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो सबसे बाहरी होता है आपके सामने ब्रह्मंडल, क्योंकि इसका नाम ही ब्रह्मंडल रखा गया है। तो 400 किलोमीटर से फिर अंतरिक्ष की तरफ ये चला जाता है। ऐसे है नहीं कि मतलब एकदम ऐसे फिक्स ही होता है कितने इतने किलोमीटर तक है, ये अनंत तक होती हैं फिर ये चीज़ें। समझ में आ गया आपको इतना चीज़ें। अब अपन इनका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों का, वायुमंडल का क्या महत्व है इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन की रक्षा करना। तो आपको पता है जो सूर्य की किरणें होती है उसमें यूवी रेडिएशन होते हैं। यूवी क्या है, यूवी रेडिएशन होती हैं, एक अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जाना जाता है इनको। ये क्या होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब फायदेमंद भी रहती हैं लेकिन खतरनाक भी रहती हैं। एक रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिव विकिरणें रहती हैं। और जैसे ये ओजोन मंडल पर टकराती हैं, तो ओजोन मंडल का जो O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनी होती है ओजोन मंडल। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये टकराती हैं तो जो खतरनाक किरणें होती है ना वो ओजोन परत वो रोक लेती है, और जो हमारे शरीर के लिए सही होती हैं वो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर भेज दी जाती हैं।
समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है, अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो ये सारी की सारी विकिरणें हमारी पृथ्वी पर आती, तो ना पेड़ पौधे रह पाते, ना इंसान रह पाते। अब क्या, आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहा, तो उसका क्या नुकसान होता है, अंटार्कटिका पे देखा गया था वो। इससे क्या होता है, जो डायरेक्ट अगर यूवी रेडिएशन हमारे अगर मनुष्य के संपर्क में आती है तो आपको त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। अगले वाला पॉइंट है मौसम और जलवायु का निर्धारण। तो इससे क्या होता है, आपको पता है भाई, जो वायुमंडल से ही सारी मौसमी घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो मौसम और आपको जलवायु है कोई भी जगह की, वो किस चीज़ से निर्धारित होती है, आपकी वायुमंडल के द्वारा ही निर्धारित होती है। दूसरा आयन मंडल है, वहाँ पर आपको पता है रेडियो और जो संचार होता है, टेलीकम्युनिकेशन जितना भी देखने को मिलता है, उसका सारा का सारा क्या होता है, संचार है वो कहाँ से होता है, आपका आयन मंडल से ही देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है जल चक्कर और वर्षा की प्रक्रिया में सहायक। तो ये किस चीज़ में सहायक होती है आपको, जल चक्कर में और वर्षा में। तो बारिश है उसको करवाने में सहायक होती है, साथ के साथ ये क्या करती है भाई, आपको पता है वर्षा हो गई, फिर पानी पृथ्वी में चला गया, सूर्य की किरणें लगी तो वो वापस वाष्पीकरण होके जो आपका सामने आसमान में चला गया, मतलब और फिर से क्या, फिर से जो बारिश वर्षा होती है बादलों के द्वारा। तो ये जो जल चक्कर की प्रक्रिया चलती है और वर्षा की प्रक्रिया चलती है, जो इंसानों के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, उसको पूरा करने में वायुमंडल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यही है, जल चक्कर को पूरा करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। निष्कर्ष की बातें करें, वायुमंडल की संरचना और संगठन पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती हैं। तो वायुमंडल की जो संरचना है और उसके जो संगठन है वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने का कार्य करते हैं। इनका कार्य यही है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो इनके वजह से संभव बनता है। इसकी परतें जैवमंडल की सुरक्षा करते हैं। जो हमारा ये वायुमंडल आप देखने को मिल रहा है, इसको सुरक्षा करने का कार्य होता है जलवायु विनियमन। तो जलवायु है जो टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य होता है और ऊर्जा को भी संतुलित करती हैं। तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, आपके वायुमंडल के सारे कार्य देखने को मिलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। एग्जाम्पल लेके समझाऊं आपको, राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, एकदम गर्मी पड़ती है, जम्मू कश्मीर में एकदम ठंड पड़ती है, साउथ में दक्षिण में जाओगे आप वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे बरसात ज़्यादा होती है। अब भाई एक वोल्मिदर कैपेन थे, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ों को बनाए ताकि क्या हो सके, ताकि सारी जलवायु को हम समझ सकें और सारी दुनिया को भी ये समझा सकें चीज़ों के। तो इन्होंने क्या किया, अपने द्वारा वोल्मिदर कोपेन के द्वारा 1846 से 1940 के बीच में इनका जन्म है। तब इन्होंने 1900 के अंदर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, मतलब सारी चीज़ों को, सारे मापदंडों को रखा इन्होंने कि कैसी कैसी जलवायु होती है। और फिर इसके आधार पे इन्होंने क्या एक मापदंड बना दिया कि भाई ये कोई एक बेसिक सा मापदंड है, किसी भी जलवायु, किसी भी जगह को जलवायु समझने के लिए आपको ये बेसिक जो मापदंड है इनका उपयोग में ला सकते हो। इन्होंने क्या कर दिया, अब हर चीज़ में लिखा जाता है कि भाई साउथ में यहाँ आर्द्रता है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंड है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ही साधारण रूप से चीज़ों को समझाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया ताकि कोई भी व्यक्ति है उन चीज़ों को आराम से समझ सके। और इन्होंने ये वर्गीकरण किस आधार पर किया था, मुख्यतः तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पे और वनस्पति के आधार पे इनके द्वारा यह वर्गीकरण किया गया था। किस किस के आधार पे किया गया था, तापमान के आधार पे, वर्षा के आधार पे और वनस्पति के आधार पे, किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार का तापमान पाया जाता है और किस प्रकार की कितनी वर्षा होती है, इन सब चीज़ों के आधार पर इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण पूरी दुनिया के सामने करके रख दिया था। तो ये है आपके सामने कोपेन जी की पूरी वर्गीकरण, अपन अच्छे से देखेंगे। ये था आपका परिचय। वर्गीकरण का आधार क्या था, सबसे पहले आधार पता, भाई कोई भी चीज़ का वर्गीकरण कर रहे हो तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि किस आधार पे कर रहे हैं। तो किस आधार पे किया इन्होंने, भाई कोई भी तापमान है, कोई भी इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कितना वर्षा हो रही है, कितना तापमान है वहाँ के आसपास का और कितनी वर्षा होती है वहाँ पर। अगला क्या है, वर्षा और मौसमी वितरण, और वर्षा कितनी है और वहाँ का मौसम का वितरण कैसा देखने को मिलता है। पहला क्या है, तापमान कितना है, वर्षा कितनी होती है, पहला मापदंड। दूसरा क्या है, वर्षा और मौसम का वितरण, मतलब मौसम का क्या इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का मौसम है वो। और तीसरा है, किस प्रकार की वनस्पतियां वहाँ पर पाई जाती हैं। तो समझ लो यही तीन चार चीज़ रखी। पहले कि तापमान रखो कि भाई कितो तावड़ो पड़ा है,
फिर कितनी वर्षा है, फिर कहाँ को मौसम है, और फिर कितना कहाँ का जीव जंतु ही या फिर कहाँ की वनस्पति उठे पाई जाए। समझ में आ गई? चार चीज ही थान बस सिर्फ याद करनी है एक अंदर। अब इनकी जो जलवायु है इसको इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख भागों में बांट दिया इनके द्वारा। तो इनकी जलवायु को इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख भागों में इनके द्वारा बांट दिया गया था। पहला क्या है, सबसे पहला भाग उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इन्होंने क्या हर को नाम दिया था, ABCD के नाम से दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने ए दिखाया, ए का क्या, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से बताया, उष्ण कटिबंधीय वायु वर्षा तापमान। तो देखो जैसा कि नाम इसका उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, तो यहाँ पर वर्षा नाम दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले इन्होंने वर्षा को रखा, बारिश होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो कैसा तापमान होगा, जहाँ पर साल भर उच्च तापमान हो, बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाएगा, और साथ के साथ भारी वर्षा देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है अमेजोन, अब अमेजोन के जो जंगल है, अब आपको पता है भाई वहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता रहेगी हमेशा, जंगल रहेंगे तो हमेशा बरसात होगी, आर्द्रता रहेगी। क्या रहता है, एक बार बहुत तेज धूप निकल रही है, फिर अचानक से आपने देखा कि मौसम बदल गया, बारिश हो गई, फिर मूसलाधार बारिश हुई बहुत जोर की, फिर क्या थोड़ी देर बाद में क्या मौसम एकदम साफ हो गया, फिर आधे घंटे बाद में फिर बरसात हो गई। तो इस प्रकार की जो जलवायु जहाँ पर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा जंगल हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कांगो की घाटी हो गई, अमेजोन बेसिन हो गया, वहाँ पर ये पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपके जंगल वगैरह पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु है वो पाई जाती है। अगले की बात करें शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और मरुस्थलीय पाया जाता है। यो है अफ्रीलोसो क्लाइमेट। समझ में आ गई? तो ये शुष्क, जैसा कि इसका नाम है, पहले वर्षा हुई, फिर तो उसने क्या कर दिया, दूसरा एकदम विपरीत रखा कि वर्षा होगी नहीं, एकदम शुष्क रहेगा। पहले वर्षा वाला रखा तो ए वर्षा वाला, फिर बी कौन सा, अच्छे से याद कर लो, शुष्क वाला, दोनों विपरीत। इसमें क्या था, वर्षा बहुत कम हो रही है, मतलब वर्षा बिल्कुल नहीं। अपने राजस्थान को एग्जाम्पल ले लो। फिर क्या, मरुस्थल होगा एकदम वहाँ पर, और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे। जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट या सारा डेजर्ट है वो इसके उदाहरण है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है सारा डेजर्ट, और जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो इसका उदाहरण है। अगले वाले की बात करें समशीतोष्ण। अब इसने गर्मी की बात करी, फिर एक और इसने विपरीत उदाहरण लिया, किसको, समशीतोष्ण, मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी मिलेगी। समझ में आ गया? अब थोड़ी थोड़ी सर्दी वाला, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली, पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हो गए ना, उसकी बात की इसने, है ना। यहाँ पर क्या होगा, मध्यम तापमान, मतलब ठीक ठाक तापमान पाया जाएगा, सर्दियाँ भी होगी और हल्की वर्षा भी होगी और पर्याप्त वर्षा होगी, मतलब बीच को सी के ABCD तक गयो तो सी के बीच का आदमी है। तो बीच का आदमी में कहीं की चीज़ होंगी, सारी चीज़ ठीक ठाक होंगी, थोड़ी थोड़ी वर्षा, थोड़ा तापमान, थोड़ी थोड़ी सर्दी, और हर चीज़ कंट्रोल में रहोगे। समझ में आ गई? तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा होता रहेगा इसके अंदर। तो सी का उदाहरण के लिए बताएं, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो जैसा नाम है वैसा काम है, भूमध्य बीच में पाया जाएगा, तो क्या होगा, बीच बीच की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इस प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। ए में आपको अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से वर्षा होगी, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। बी शुष्क, सी क्या होगा, जहाँ पर ठीक ठाक तापमान, ठीक ठाक आपका वर्षा, ठीक ठाक हर चीज़ पाई जाती है। फिर डी की बात करें, कोल्ड स्नो। अब क्या ठीक ठाक से अपन ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे फोर्स जहाँ पर क्या होती हैं, आपके सामने ठंडी, सर्दी और अधिक बर्फबारी देखने को मिलती है। जैसे कि अपना जम्मू कश्मीर वाला इलाका मान लो, यहाँ पर कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठंडी ठंडी। डी से याद कर लो, ठंडी में दे आता ना कहीं पर, तो डी से याद कर लो। तो ठंडी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे ठंड भी पड़ेगी, सर्दी भी देखने को मिलेगी और बहुत अधिक बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें से आपको देखने को मिलती हैं। ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है और बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अपना जम्मू कश्मीर हो गया, साइबेरिया जो कनाडा हो गया, वो इसका उदाहरण हो गया, साइबेरिया होगा, कनाडा हो गया। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ तो पड़ती है लेकिन लोग हैं वो अपना जीवन है वो चला सकते हैं। समझ में आ गया? फिर कौन सा है, ई कौन सा होता है, ध्रुवीय। तो सबसे खतरनाक कहाँ पर ठंड पड़ती है, ध्रुवों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ठंड पड़ती है। तो यहाँ क्या होगा, बहुत ठंडा मौसम होगा और साल भर बर्फ से जो जलवायु है वो ढकी रहेगी।
तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ई के अंदर, और साल भर बर्फ से ढंका हुआ जैसे ग्रीन लैंड है और जो अंटार्कटिका वो पाया जाता है। अब एक बार फिर समझा दूँ, ए बी सी डी और ई। तो ए में क्या होता है, ठीक ठाक वर्षा पाई जाए, मतलब बढ़िया लेवल की वर्षा होती है यहाँ पर। और कैसा होता है, तापमान भी बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु के नाम से जाना जाता है। उदाहरण उस अमेजोन के जंगल, कांगो बेसिन हो गया। बी की बात करूँ, बी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बी होती है यहाँ पर अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु। समझ में आ गया, जैसे सहारा का डेजर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कुछ नहीं, वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ गया, राजस्थान के थार डेजर्ट होगा। सी मैंने बताया था बीच का है, तो इसमें क्या होगा, ठीक ठाक गर्मी, ठीक ठाक सर्दी, हर चीज़ ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। भूमध्य जो क्षेत्र, भूमध्य क्षेत्रीय होता है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। डी क्या होती है, जहाँ पर ठंड है, मैंने डी से ठंड, बहुत ठीक ठाक बढ़िया लेवल की ठंड पड़ेगी, बर्फबारी रहती है, जैसे कनाडा हो गया, आपका साइबेरिया हो गया, अपने भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया। ई की बात क्या करें, यहाँ पर ई सबसे खतरनाक रूप से ठंड पड़ेगी, एकदम बहुत ज़्यादा, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ई के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, कोपेन के वर्गीकरण की विशेषताएं। तो कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, जलवायु और वनस्पति के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, जलवायु और वनस्पति होती है उनके बीच में संबंध इन्होंने स्थापित किया कि भाई ये जो जलवायु है और वनस्पति दोनों का आधार रखा अपने जो वर्गीकरण करने के दौरान। क्यों, जिस प्रकार की जलवायु होगी वैसी वनस्पति देखने को मिलेगी, तो आपको आधार, तो आप इनके बीच में संबंध तो आराम से स्थापित कर सकते हो। अगला क्या, सरल और वैश्विक स्तर पे लागू। और ये जो आपका कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, ये पूरी दुनिया में इसको बहुत आसानी से लोगों ने अपना लिया, पूरी दुनिया में बहुत आसानी से लागू भी हो गया था, क्योंकि बहुत सरल भाषा में इन्होंने चीज़ों को समझाया था, इसलिए हर व्यक्ति इसको अच्छे से समझ भी पाया। अगले क्या है, सांकेतिक अक्षर, जैसे ए बी सी डी ई। अब आपको भी ये सारे अक्षर आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, आपको सबको भी याद है, और मैंने इतने ही जैसे समझा दिया तो आपको आराम से समझ में भी आ गया। तो क्या है, इन्होंने सांकेतिक अक्षरों का उपयोग किया और हर व्यक्ति इनको सांकेतिक अक्षर भी ऐसे उपयोग किए जो हर व्यक्ति आराम से समझ सकता था। अगला क्या है, इन्होंने उप श्रेणियाँ भी बनाई, जैसे तापमान और वर्षा और मौसम की स्थिति को भी बताया। तो ऐसा ही नहीं कि इन्होंने सिर्फ वनस्पति और जलवायु को ही रखा, इन्होंने और भी उप जो चीज़ें हैं वो रखी, जैसे कि श्रेणियाँ, तापमान रख लिया, वर्षा और मौसम आधारित चीज़ें इन्होंने रख ली। तो इन्होंने और भी श्रेणियाँ बनाई ताकि चीज़ों को और अधिक गहराई से समझाया जा सके। महत्व और आलोचना की बात करें, क्या क्या महत्व है, जलवायु और वनस्पति के बीच में संबंध को समझाने में उपयोगी। तो क्या हुआ, जो जलवायु है और वनस्पति है इसके बीच में इन्होंने जो संबंध है उसको समझाने में लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली इस चीज़ से। क्यों, बहुत सरल भाषा में था। आलोचना क्या है, अन्य तत्व है जैसे हवा, सूर्य और विकिरण मानव कारकों को शामिल नहीं किया। तो भाई हर चीज़ होती है, उसके फायदे और नुकसान दोनों चीज़ होते हैं। तो नुकसान क्या था, कुछ कमियां भी क्या थी, कमियां यह थी कि इसमें सिर्फ कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, हर चीज़ इंक्लूड नहीं, जैसे हवा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, सूर्य का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और मानव के कारक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने अपना जो कारक रखे उसमें से इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। निष्कर्ष की बात करें, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो पृथ्वी की विविध जलवायु को व्यवस्थित रूप से समझने का वैज्ञानिक प्रयास है। तो कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया, ये आपके सामने जलवायु को विविध रूप से, अलग अलग रूप से समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रयास है कि हर आदमी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। पहला प्रयास भी था और इन्होंने बहुत सरल से चीज़ों को समझा भी दिया था। यद्यपि ये पूर्ण रूप से व्यापक नहीं है, मतलब ये आप इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं बोल सकते हो, इनकम्प्लीट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के लिए आज भी महत्व बना हुआ है। लेकिन आज भी कोपेन का जलवायु है वो आज भी जब जलवायु का अध्ययन किया जाता है तो इसको प्रमुख रूप से एक माना ही जाता है। तो ये था आपके सामने जो कोपेन की जलवायु को वर्गीकरण। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ों को समझा दिया। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो या फिर और कोई राजस्थान की तैयारी करते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद में जो किताबें वगैरह खरीद सकते हो। बेस्ट किताबें मैंने बेस्ट प्राइस में आपको लगा दिए हैं, वहाँ से जाकर आप खरीद लो। तो चलो शुरू करते हैं अपन महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराएं हैं, ये महासागर में जल की निरंतर गति के प्रभाव होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अपने यहाँ पर
स्थल पर नदियाँ बहती हैं ना, ऐसे समुद्रों में नदियाँ भी बहती हैं। समुद्रों में क्या होता है, आपके सामने धाराएं जो ये लहर तो रहती हैं, लेकिन इसके साथ पानी की फिक्स धाराएं बहती हैं, उसमें ऐसे लगता है जैसे कि नदियाँ जा रही हैं। तो इनको क्या बोला जाता है आपके सामने, इनको ओशियन करंट, महासागरीय धाराओं के रूप में जाना जाता है। यह धारा सतही और गहरे दोनों स्तर पर पाई जाती है। मतलब कुछ होती हैं मतलब ऊपर के ऊपर, जो अपन लहर के रूप में जानते हैं, इनको तो आप क्या बोल सकते हो, महासागरीय की सतही धारा के रूप में, और कुछ नीचे भी बहती हैं, जैसे नदियों के रूप में वो बहती रहती हैं। इसका निर्माण विभिन्न प्राकृतिक कारणों से होता है। और इनका निर्माण कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारणों से होता है। मैं आपको समझाऊं एक अच्छे से उदाहरण के साथ। आपने क्या लिया, एक पानी का टब ले लिया। पानी के टब को आपने ऊपर से एक बार ऐसे ऊपर से अपने हाथ को छूते हुए निकल गए, तो उसमें ऊपर से एक लहर निकलेगी, हल्की सी लहर होगी जो ऊपर ऊपर होगी, लेकिन जो नीचे का जो पानी होता है वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। आपने हाथ को लिया, उस पानी में नीचे डुबाया और फिर उसको जोर से हिलाया, तो देखना ऊपर भी लहर चलेगी और नीचे भी फिर पानी आएगी, उसकी लहर चलेगी। समझ में आ गया आपको। और अगर इस उदाहरण से समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, आपके कोई तालाब या पोखर होगा, या फिर आप कोई जहाँ पर पानी जमा रहता है वहाँ से देख लेना। आप वहाँ देखोगे जब हवा चलती है तो लहर चलेगी, लेकिन जब आप उसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर मारोगे तो नीचे से एक प्रकार की जो लहर है, पानी आगे से पूरा का पूरा डिस्प्लेस होके पीछे से आगे की तरफ जाता है। समझ में आ गया। तो ये दो प्रकार की होती है, स्थल पे भी धाराएं होती हैं और नीचे भी ये धाराएं चलती रहती हैं। और ये धाराएं हैं, ये अलग अलग प्रकार के कारण बनते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं, उनसे निर्मित होती हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पर कोई आदमी पत्थर मार के उनको चला रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो ऑटोमेटिक ही जो कैसे चल जाती हैं, प्राकृतिक कारणों से चलती हैं। इसमें पृथ्वी के जलवायु के कारण भी चलती हैं। पृथ्वी के जो जलवायु होते हैं इसके कारण इन धाराओं का निर्माण होता है। और ये जो धाराएं हैं इनका मानव जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करें महासागरीय धाराओं के क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से महासागरीय धाराएं आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहला कारण है वो क्या होती है, हवाएं, पवन की वजह से जो हवाएं चलती हैं, इस वजह से महासागरीय धाराएं हैं उनका निर्माण होता है। जैसे ग्रहों के बेल्ट, पवन बेल्ट जैसे व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवन महासागरीय धाराओं को गति प्रदान करती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के उदाहरण में बताया था ना आपको, अभी वो पोखर वाला, हवा चलेगी तो क्या होता है, उससे लहर उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही आपके सामने पवन बेल्ट होती हैं, अलग अलग प्रकार की तूफान देखने को मिलते हैं। कुछ फिक्स हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं पवनें होगी, वो क्या करती हैं, समुद्र का जो स्थल होता है, ऊपर का जो सतह होती है उसको प्रभावित करती हैं और उससे उन धाराओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहला कारण क्या हो गया, आपका जो पवन हो गया, हवा हो गई, इस वजह से इन जो आपकी जो धाराएं होती है, समुद्री धाराएं, उनका निर्माण होता है। अगले वाले कारण की बात करें, पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी जब घूमती है ना तो इससे एक बल का निर्माण होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको पृथ्वी को अपन दो भागों में बांट के रखते हैं, आपको पता है, नॉर्थ स्फीयर, साउथ स्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिण में ये कैसे चलता है, मतलब धाराएं चल रही हैं तो कैसे चलेंगी, साउथ जो दक्षिण में चलती हैं ऐसे दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ेंगी, लेफ्ट दिशा की तरफ, आपका बायां हाथ है ना उसकी तरफ मुड़ेंगी। मतलब अगर समझ लो, ऐसे समझ लो, अगर पानी जा रहा है और दक्षिण भाग में जा रहा है तो किधर की तरफ मुड़ेगा, इधर दक्षिण की तरफ मुड़ेगा। और ये कोरियोलिस फोर्स आपका इक्वेटर पे आके जीरो हो जाता है, यहाँ पर ये नहीं लगता है। समझ में आ गया। और नॉर्थ में जा रहा है तो दाएं तरफ मुड़ेगा, इस तरीके से जाएगा, और साउथ में आपको इस तरीके से जाएगा। समझ आ गया। और यहाँ पर इसका कोई प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जो भूमध्य होता है ना यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इक्वेटर पे नहीं देखने को मिलता है। साउथ में आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है और नॉर्थ में राइट साइड में देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है तापमान में अंतर। तो आपको पता है पानी है वो कैसे जलता है, आपका जो ठंडा पानी होता है, आपको हमेशा देखना, कभी भी पानी गर्म करके देखना आप, है ना, थोड़ा सा पानी को गुनगुना करो, आप क्या देखोगे, पानी है वो गर्म पानी है वो हमेशा ऊपर पाया जाएगा और ठंडा पानी है वो नीचे चला जाता है। यही उसका एक तरीका होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ध्रुव एकदम ठंडे होते हैं और जो भूमध्य क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, तो उनका पानी का तापमान भी उसी प्रकार से होगा। भूमध्य के आसपास बहुत ज़्यादा गर्म पानी देखने को मिलेगा और ध्रुवों के पास ठंडा पानी देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या है, पानी की गति है वो लगातार बनी रहती है। इस वजह से पानी की गति बनी रहती है, क्यों, वो आगे पीछे होता रहता है ठंडे और गर्म होने के कारण। इस वजह से भी क्या होता है, ये जो आपके सामने महासागरीय धाराओं का निर्माण होता रहता है। देख लो कितनी पृथ्वी में जटिलताएं पाई जाती हैं।
लवणता, लवणता क्या होती है? सैलिनिटी। मतलब अब आपको एक बात सोचो, एक चीज़ जो एक पानी है, कौन सा पानी है? जिसमें नमक घुला हुआ है, एक साधारण पानी है। जैसे ही आप उस साधारण मतलब जो नमक घुला हुआ पानी साधारण पानी में डालोगे, नमक वाला पानी है ना वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? उसका घनत्व ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और जिस चीज़ की घनत्व ज़्यादा होती है वो क्या हो जाता है? नीचे अपने आप बैठ जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, आप एक शहद की बूंद लो और उसको पानी में डाल दो, डालते क्या शहद की बूंद टप नीचे चली जाएगी ना। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा था, वह भारी ज़्यादा ही जना नीचे बैठ गई। यहाँ समझ लो। तो यही है, नमक का पानी ज़्यादा क्या रहता है? भारी रहता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। तो इस वजह से भी जो क्या होता है, ये आपके धाराएं उत्पन्न होती हैं, वो भी आगे पीछे उनमें से ऊपर नीचे होती रहती हैं। आगे पीछे इसके वजह से होते रहते हैं, तापमान की वजह से, और ऊपर नीचे आपके सामने लवणता की वजह से होती रहती हैं। तो इस वजह से भी ये महासागरीय धाराएं हैं, उनका निर्माण होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, समुद्री तलीय संरचनाएं। तो अलग अलग प्रकार की समुद्र में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे महासागर पे कहाँ पर आपको स्थल देखने को मिलेंगे, कहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कहाँ पर चोटियाँ देखने को मिलती हैं। अब क्या हो गई, अब एक छोटी सी चीज़ समझो, यहाँ पर क्या एकदम स्थल था, समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो धाराएं वो चल रही थी, अचानक से बहुत ऊंचा पर्वत आ गया, इससे टकराई। अब क्या होगा, धाराओं ने अपना मुख मोड़ लिया, इधर की साइड से चली गई, इधर साइड वाली थी इधर की साइड चली गई। तो यही है, जो अलग अलग प्रकार की समुद्र का जो पट होता है, जो नीचे का इलाका होता है, वहाँ पर जलमग्न आपको पर्वत पाए जाते हैं, घाटियाँ पाई जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनकी धाराओं में भी आपको दिशाएं बदल जाती हैं। अगले वाला प्रश्न की बात करें, महासागरीय धाराओं का प्रभाव। तो अब जो आपके सामने महासागरीय धाराएं होती हैं, इनका क्या प्रभाव होता है? अब इनका मैंने समझा दिया, उत्पन्न क्यों होती हैं बहुत आराम से समझाया। अब प्रभाव की बात करें, पहले बात है जलवायु पे प्रभाव। गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं। अब कोई गर्म धारा आ रही है और समुद्री तापमान के आसपास, मतलब कोई तट के आसपास आ रही है, तो इससे क्या होगा, वहाँ का तापमान भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, जो सूर्य की किरणें, जो हवा चलती है समुद्र के पानी को अपने साथ लेकर चलेगी, तो क्या होगा, उसको साथ लेकर चलेगी, तो उसमें नमी है वो गर्म पानी साथ इवेपोरेट होगा, तो नमी है वो गर्म रहेगी, और उससे आपकी गर्मी बढ़ती रहती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, वहाँ की जो धाराओं में देखने को मिलता है। शीतल धाराएं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, वर्षा का प्रभाव। तो गर्म धाराएं अपने साथ लेकर चलते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, गर्म धारा अपने साथ ज़्यादा पानी को इवेपोरेट करेंगी, ज़्यादा वाष्पीकरण करेंगी, और इससे क्या होता है, वर्षा होने की सबसे अधिक चांसेस रहते हैं। आपको पता है, जहाँ पे ठंडा जो जलवायु पाई जाती है, जैसे ठंडी जल धाराएं पाई जाती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और ठंडी जल धाराएं ना, कोई भी कॉन्टिनेंट उसके लेफ्ट साइड में हमेशा पाई जाएंगी। समझ में आ गया? यहाँ पे देख लेना आप, जितनी भी प्रकार की होती हैं वो, और उधर की साइड ही सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जैसे जो पेरू है, पेरू का मरुस्थल पेरू वाली साइड में देखने को मिलता है, सहारा की साइड में भी ठंडी वो जलवायु बढ़ती हैं। क्यों? ठंडी है वो खुद अपने साथ पानी नहीं लेकर चलेगी, तो इससे क्या होगा, जो उसके जो जाते तटीय क्षेत्र होगा वहाँ पर वर्षा नहीं करेगी, और वर्षा नहीं करेगी तो शुष्क और डेजर्ट तो अपने आप ही बन जाएगा। अगले वाला है मछली पालन में प्रभाव। तो ठंडी धाराएं पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन जो ठंडी धाराएं होती हैं इनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर क्या हो, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनते हैं। देखो क्या होता है, जहाँ पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जहाँ पर आपस में टकराती हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, फोग या मिस्ट बनता है। मतलब ठंडी गर्म आपस में मिली, वहाँ पे एक कोहरा जम जाएगा। अब कोहरा जम जाता है ना, तो वहाँ पे मछलियाँ आती हैं दोनों, उनको समझ में नहीं आता कि अब हमें किधर की साइड जाना है, उनको मतलब अच्छे से चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इस वजह से वहाँ पे बेस्ट हार्बर साइट बनती है, मतलब सबसे ज़्यादा मछली हैं वहाँ पर ही आपके सामने उनको पकड़ा जाता है। जैसे जो आपके सामने जो कनाडा या अमेरिका का क्षेत्र हो गया, और जापान का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर जापान का क्षेत्र होता है, वहाँ पर वो पाए जाते हैं। जैसे पेरू और कैलिफोर्निया की जो धाराएं होती हैं, वो भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। समुद्री यातायात, जो धाराएं हैं वो जलयानों की गति देने के लिए और मार्ग को प्रभावित करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो जल धाराएं आती हैं वो क्या करती हैं, जो आपको जलमार्ग होती है उसको गति देने का भी कार्य करती हैं, और मार्ग को भी प्रभावित करती हैं। इससे क्या होता है, ईंधन की बचत होती है और समय भी कम रहता है। अब मान लो ये क्या जा रहा है, एक आपके सामने शिप जा रही है, और इसी के साथ साथ क्या है, जलवायु की धारा भी चल रही है, मतलब जो समुद्री धारा भी चल रही है, तो क्या हो जाएगा, अब उससे ईंधन बचेगा, उसको पीछे से ज़्यादा मदद मिलती है। अब वो विपरीत में, अब एक सामने से आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको समुद्र की धारा से भी टकराना पड़ेगा, तो उससे उसका ज़्यादा क्या होगा, बचत होती है। तो
ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। तो जो ये शिप वगैरह चलते हैं ना, ये समुद्री जहाज़ों के साथ साथ ही चलते हैं। मानव जीवन पे प्रभाव, वैश्विक उष्मा संतुलन में रहती है। तो इससे क्या होता है, पूरी जो पृथ्वी है उसका तापमान संतुलन में रहता है। कृषि में भी सहायक रहती है और उद्योगों में भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या सहायता प्रदान करती हैं। तो यही है, मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, जो वैश्विक उष्मा का संतुलन बनाने में कार्य रहते हैं तथा उद्योगों वगैरह के लिए भी अच्छी रहती हैं। निष्कर्ष की बात करें तो महासागरीय धाराएं हैं, ये जलवायु प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारी जो जलवायु पाई जाती है आपके सामने, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके सामने जो महासागरीय धाराएं हैं वो। इससे न केवल जलवायु संतुलित रहता है, तो इससे क्या होगा, ना तो जलवायु संतुलित रहेगा बल्कि मानव जीवन, कृषि व मत्स्य पालन और समुद्र व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार का जो जीवन होता है, जैसे कृषि हो गई, मत्स्य पालन हो गया और समुद्री व्यापार हो गया, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ये आपके सामने महासागरीय धाराओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। हेलो बच्चों, मेरा SSC GD की, राजस्थान जीके की और अधिक तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हो चीज़ों को। और अगर आपके पास इस समय पैसे नहीं है तो कार्ट में डालो, ऑफर आएगा तब उस समय खरीद लेना चीज़ों को। अब बात करें महासागरीय तलीय स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो महासागर होते हैं, उसके जो स्थल होते हैं उस पर आपको किस किस प्रकार का स्थल रूप पाया जाता है उसको आपको अच्छे से बता देना है। तो आपको पता है पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर महासागर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर लगभग आपको पता है भाई 3/4 75% या 78% जलवायु का 79% होता है वो आपके सामने लगभग स्थल है, और 21% आपके सामने जल है और 21% आपके सामने स्थल पाए जाते हैं। तो ये 3/4 भाग लगभग आप मान सकते हो, इतना होता है। महासागरों के नीचे भी स्थल रूप पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार की भूस्थल आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप राजस्थान में हो, यहाँ पे रेत के टीले देखने को मिलेंगे। आप फिर थोड़ा आगे चले जाते हो, कहाँ पर, पंजाब के अंदर, पंजाब में आपको मैदानी इलाके देखने को मिलेंगे। फिर और आगे चले जाओगे जम्मू कश्मीर में आपको मैदानी वो पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। और फिर आप क्या करो, फिर घूम फिर के आप थोड़ा सा राजस्थान से नीचे की तरफ मुड़े, आप पहुंच गए गुजरात में, वहाँ पर कैसा मिलेगा आपको, जो तटीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियाँ पाई जाती हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पाई जाती है, मतलब स्थल पे नहीं पाई जाती हैं, वो महासागरों के नीचे भी पाई जाती हैं। तो आज अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो स्थल रूप पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो महासागरों में जो स्थल रूप पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हें क्या कहा जाता है, तलीय स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है, किस नाम से, तलीय स्थल रूप से जाना जाता है। यह स्थल रूप उतने ही विविध और जटिल होते हैं जितने स्थल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, मतलब स्थल पे पाए जाते हैं, मतलब ये भी उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र ऊंचे ऊंचे हैं, टीले हैं, आप उसमें मिट्टी होती है ज़्यादा, स्थलीय मैदान एकदम समतल होते हैं, तटीय क्षेत्रों में आपको पानी और मिट्टी का आपको समन्वय देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके की विविधताएं, जटिलताएं, समरूपताएं आपको देखने को मिलती हैं पृथ्वी पर जो स्थल में, जो स्थलकृतियों में, वैसी ही आपको सेम टू सेम कहाँ देखने को मिलती है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, यहाँ पर भी महासागरों में भी आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करें महाद्वीपीय मार्जिन की बात करें आपके सामने, तो ये स्थल रूप महाद्वीप और महासागरों के बीच में दिखाते हैं। मतलब आपको क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसमें महाद्वीप और जो महासागर है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसको बताया जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से पहुंचोगे। आप क्या किए, आप भागते हुए जा रहे थे, आपको पता नहीं था, ऐसे मतलब एक काल्पनिक सा उदाहरण बताऊंगा आपके सामने, ठीक है। आप क्या किए, ये स्थल था, यहाँ से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, यहाँ पर पानी था ना, आप, और आपने क्या किया, आप जो मतलब उससे थोड़ा सा समुद्र में नीचे की तरफ गए। इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझनी है, ये समझ लो कि क्या हुआ, सारा का सारी पानी निकाल दिया गया समुद्रों का, अब खाली ज़मीन मिली। फिर आप भागते हुए जा रहे, फिर आपको अच्छे से समझ में आया। फिर क्या आपने क्या देखा, जैसे समुद्र था आप उसके किनारे पे पहुंचा, जैसे पानी शुरू होता था, आपने देखा वहाँ पे थोड़ी सी ढलान शुरू, मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा, मतलब गर्त सी ज़मीन होती है। क्यों, मिट्टी यहाँ पर आके बेली हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ बोला जाएगा।
समझ में आ गया। जो थोड़ा सा उथला होता है, जहाँ पे खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जो समुद्र होता है उसके 15-20 किलोमीटर में एक ऊंचा सा स्थान पाया जाएगा जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ज़्यादा गहराई नहीं पाई जाएगी, मतलब ठीक ठाक ही गहराई होती है वहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, जैसे ये समुद्र था, आपको इतनी गहराई देखने को मिली, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिली आपको। उसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। पहले आप समुद्र में यहाँ पे तट पे पहुंचे, फिर आपको ज़्यादा गहराई नहीं, थोड़ी उथला हुआ सा क्षेत्र मिला, और फिर आपको ढाल देखने को मिली, और फिर क्या एक बार फिर से उत्थान देखने को आपको मिला था। फिर से समझाऊं, आप समुद्र में गए, यहाँ तक स्थल था, फिर आपको क्या थोड़ी सी गहराई देखने को मिली, फिर और बहुत ज़्यादा गहराई होगी, और फिर क्या थोड़ा सा उत्थान देखने को मिलता है। ये आपका जो 3 प्रकार होते हैं, इसको महाद्वीपीय मार्जिन के नाम से बोला जाता है। तो पहला होता है महाद्वीपीय शेल्फ। ये क्या होता है, तटवर्तीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादा मतलब गहराई नहीं होती है, उथला हुआ क्षेत्र रहता है, और समुद्री जीवन यहाँ पर व्यतीत होता है। जो समुद्र में जो मछुआरे वगैरह जो आपके सामने जो मछलियाँ वगैरह निकालने के लिए जाते हैं, और जितने भी जो तेल वगैरह निकलता है वो यहीं पर निकलता है। इसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से बोला जाता है। यहाँ पे खनिज भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये उथला हुआ क्षेत्र होता है, और यहाँ पर ये ज़्यादा गहराई भी नहीं देखने को मिलती है। अगला महाद्वीपीय ढाल। ये क्या होता है, जैसे महाद्वीपीय शेल्फ खत्म होता है, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिलती है आपको। तो महाद्वीपीय ढाल में क्या होता है, शेल्फ के बाद में अचानक से जो गहराई है समुद्र की वो बढ़ती चली जाती है। फिर क्या आएगा, महाद्वीपीय उत्थान। ढाल और महाद्वीपीय तल के बीच में फिर क्या हुआ, जैसे ढाल खत्म हुई, फिर क्या, फिर आपके सामने कहीं तो किनारा आएगा ना, फिर से वापस आपको थोड़ी सी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय उत्थान के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया। पहले आप गए भागते हुए, आपने क्या देखा कि गहराई तो है लेकिन थोड़ी है, यहाँ पे खनिज भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपके सामने जो तटवर्तीय क्षेत्र है। फिर क्या, फिर आप और आगे भागते गए, आपने क्या देखा, अचानक से खाई आ गई बहुत गहरी, तो उसको क्या बोला गया, महाद्वीपीय ढाल के सामने। फिर आप खाई में चले गए, फिर उसमें भागते रहे, आपने क्या देखा आगे जाकर कि फिर से क्षेत्र वो थोड़ा और ऊंचा हो गया। इसको क्या बोला, महाद्वीपीय उत्थान के नाम से बोला गया। ये तो थी आपके सामने सारी चीज़ें। अब महाद्वीपीय गर्त, जो महाद्वीप होता है वो जो समुद्री होते हैं, समुद्र होता है, उसके अंदर भी जो गर्त आपको जो खाई बताई थी, उसमें क्या क्या पाया जाता है। यह महाद्वीप की तली का सबसे विस्तृत और समतल भाग होता है। मतलब जो महाद्वीप की जो तली होती है वो उसका सबसे समतल, ऐसे समझ लो कि मैदान के जैसा होता है एकदम। खाई आ गई, खाई एकदम मैदान की तरह है, और इसमें गहरी समुद्री मैदान भी कहा जाता है। मतलब ये कैसे होते हैं, ये क्षेत्र था, इसके बीच में एक खाई पाई गई, इसको गर्त बोला जाता है। मरीना ट्रेंच का आपने नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है मरीना ट्रेंच, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ये कैसी होती हैं, ये बहुत ही, मैंने आपको ऐसे करके तो दिखा दिया है, इस टाइप से होते हैं, कुछ ऐसे समझ लो, बहुत गहरी होती हैं और मैदानी क्षेत्र के रूप में पाई जाती हैं। समझ में आ गया। इसको गहरे मैदानी समुद्री मैदान के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये गहराई बहुत होती है इनमें। ये महीन उपसाद जमते रहते हैं और ज़मीन समतल होती है। और ये कैसे हो जाते हैं, कह मान लो ये ऐसे की ऐसे थी पहले, अब यहाँ पर क्या हो, समुद्र की जो मिट्टी वगैरह है, खाद वगैरह है, जो आपके सामने अलग अलग चीज़ें जो जीव जंतु मर गए, को कचरा वगैरह आकर यहाँ पर जमा होता चला गया, तो ये क्या होते हैं, समतल मैदान यहाँ से बनते रहते हैं, और यहाँ पर भी बहुत अधिक खनिज है वो पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर समुद्री मार्जिन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप बके गए, आपने देखा शेल्फ आया मतलब उथला हुआ क्षेत्र, फिर आप और बगे, फिर आपने क्या देखा कि ढाल आ गए, ढाल मतलब गहराई आ गई, फिर आपने और बगे, आपने देखा कि ये तो क्षेत्र था, ये और ऊंचा होगा, इसको उत्थान के नाम से बोला गया। फिर आप क्या जा रहे थे, अचानक से बगते जा रहे थे, फिर आपने देखा कि बहुत गहराई है, बहुत गहरे खड्डा सा है, उसमें खड्डे में आपने नीचे देखा तो देखा कि एकदम मैदानी क्षेत्र पाया जा रहा है। इसको क्या बोला जाता है, महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्या पाया जाता है, मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं। अब उसमें आपके सामने उन गर्त चली गई, फिर और आगे बढ़े आप, समझ में आ, तो आपने क्या देखा, पहाड़ आए अचानक से, समझ में आ गया। तो ये लंबी वलित पर्वतमालाएं होती है। तो आपको लगता है कि जो आपके सामने पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी के जो स्थल होता है ना भाग, वहीं पे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं, समुद्र के अंदर भी जो है पर्वत पाए जाते हैं, और इनकी भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं, जो कहाँ पर होती हैं, महासागर की जो तली होती है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है। ये भ्रंश, जलवायु और नवीन भूपटपट्टी का निर्माण होता है। तो आपने नहीं सुनते हो कि समुद्र में क्या हो गई, जो जलवायु का विस्फोट हुआ,
सॉरी, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। तो वो ज्वालामुखी का मुख्यतः विस्फोट उन पहाड़ियों में से ही आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या होते हैं, इससे जलवायु हो गई, नवीन भूपट्टी हो गया, उसका निर्माण होता रहता है। क्यों? प्लेट आपस में टकराती रहती हैं, तो इनसे पहाड़ वगैरह का निर्माण हो जाता है, इनका भी ये भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ये मत समझा करो कि सिर्फ हमारे जो आपके स्थल पर ही पर्वत पाए जाते हैं, समुद्र में भी पर्वत पाए जाते हैं, समुद्र में भी खाइयाँ पाई जाती हैं, सारी चीज़ें समुद्र के अंदर भी होती हैं। फिर क्या है, गहरी गर्त और खाई और गर्तिका पाई गई। तो महासागर की तली में पाए जाने वाले सबसे सहरा और सकरा और गहरा था। तो ऊपर वाली कैसे थी, इस प्रकार की थी। अब क्या हो गई, एकदम गहरी, ऐसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होती है, दो प्लेट के बीच में जगह होती है ना, उसके बीच में जब वो दूर चलती चली जाती है तो क्या होता है, गहरी गर्त बन जाती है। इस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। ये कैसे होती हैं, ये अपसारी व अभिसारी प्लेटों के मध्य स्थित होती है। मतलब दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच में क्या तो वो पास आती हैं या फिर दूर जाती हैं। तो दूर जाती है ना, उन प्लेटों के बीच में क्या जो जमीन है वो क्या हो जाती है, धंस जाती है, और इस वजह से जो गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे मरीना गर्तिका वो उसका प्रमुख उदाहरण है। अगले वाले की बात करें, समुद्री पर्वत और द्वीप। तो जो समुद्र के जो पर्वत पाए जाते हैं और द्वीपों की बात करें, तो महासागर की तली में कई ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। जो समुद्र की जो तली होती है ना, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी के पर्वत भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आपस में प्लेट टकराती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, ज्वालामुखी है उनका विस्फोट होता रहता है, उनके जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के पर्वत भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सतह पर पहुंचकर द्वीप का रूप ले लेते हैं। तो इसमें से कुछ क्या कहते हैं, मतलब तो बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होती रही जो लावा वो जमता रहा और वहाँ पर क्या हो गया, एक द्वीप का निर्माण हो गया। जबकि कई जल के भीतर रहते हैं और कई क्या होता है, जल के भीतर ही वो रह जाते हैं। तो कई क्या हो, लावा ठंडा होकर द्वीप का रूप ले लिया, और कहीं लावा ठंडा हो गया और मतलब जो समुद्र है वो उसकी ऊंचाई तक स्थल का रूप नहीं ले पाया और समुद्र के अंदर ही वो मौजूद रहते हैं। निष्कर्ष की बात करें, महासागरीय तलीय स्थल रूप पृथ्वी की भू आकृति और आंतरिक संरचनाओं को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महासागरीय जो तल होता है, वहाँ पर पृथ्वी की जो भू आकृति होती है, उसकी जो आंतरिक संरचना को समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका जो स्थल रूप है, ये आपको पृथ्वी की किस प्रकार की आकृति है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, उन सब चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। ये न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहायक हैं, तो ना सिर्फ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझ सकते हैं, बल्कि समुद्र में कहाँ खनिज पाए जाते हैं, कहाँ संसाधन है, मत्स्य उद्योग में भी भाई आपको पता है मछलियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, और नौ परिवहन, मतलब जो आपके सामने जो जलवायु परिवहन किया जाता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सामने पूरा प्रश्न था, मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था।